तो एनासायका से के साथ साथ क्या होगा, एक तो एनासायका होगा हाइपोमेटाबॉलिज्म के स्टेट में, दूसरी चीज हार्ट रेट कम होगा, तीसरी चीज कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, चौथी चीज हाइपोमेनोरिया और एमेनोरिया हो सकता है, हाइपोमेनोरिया और एमेनोरिया हो सकता है, पांचवी चीज लेथार्जीनेस और एक्सेसिव फैटिग, लेथार्जीनेस एंड एक्सेसिव फैटिग हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर किसी को एनीमिया ड्यू टू सीएलडी हो रहा है, ड्यू टू सीएलडी हो रहा है, तो वैसी सूरत में क्या होगा, सीएलडी के नतीजे में एसाइटिस हो सकता है, बाइलेटरल पैडल इडमा हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एसाइटिस, बाइलेटरल पैडल इडमा, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या गैस्ट्राइटिस, इसके अलावा इसोफेजियल वेसिस डेवलप कर सकता है, साथ में स्प्लीनोमेगाली या राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली या एंड और स्प्लीनोमेगाली एंड और राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। ओके, ठीक है, यस सर। यस सर, हो गया। ऑस्टियो सर ओइसोफेगस क्या बोले सर? इसोफेजियल वेराइसिस, इसोफेजियल वेराइसिस, इसोफेजियल वेराइसिस। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को सपोज कर मैलिग्नेंसीज है, अगर किसी को मैलिग्नेंसीज है तो मैलिग्नेंसीज के साइन मिलेंगे, जैसे लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी, मल्टीपल लिम्फेडेनोपैथी मिलेंगे, माइल्ड ग्रेड फीवर मिल सकता है, माइल्ड ग्रेड फीवर मिल सकता है, एंड जिस सिस्टम का एंड द टारगेट सिस्टम इन्वॉल्व जो होगा, जो मेन टारगेट सिस्टम इन्वॉल्व होगा उसके साइन मिलेंगे। जैसे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई ये है, कार्सिनोमा है, जैसे लंग्स का कोई कार्सिनोमा है, तो वैसी सूरत में क्या होगा कि लंग्स से चेस्ट पेन मिलेगा, हेमेप्टेसिस मिलेगा, ब्रेथलेसनेस मिलेगा। वहीं अगर जीआई का कोई है कार्सिनोमा मैलिग्नेंसी, सर लंग्स में क्या क्या मिलेगा? चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, हेमेप्टेसिस, हेमेप्टाइसिस। वहीं अगर किसी को जीआई का है तो जीआई वाले में क्या होगा कि आपको सबसे पहले डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा, एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग मिलेगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा, एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग मिलेगा। वहीं किसी को ल्यूकेमिया अगर है तो वैसी सूरत में मल्टीपल लिम्फेडेनोपैथी या जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी मिलेगा, जो कि सर्वाइकल भी होगा, एक्सिलरी भी होगा और गुरवाइन भी होगा। तो जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी, स्प्लीनोमेगाली मिलेगा। वहीं अगर किसी को आपको और जैसे ये है क्या नाम है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गए,
या फिर जो है SLE हो गया। तो ऐसी सूरत में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या SLE दोनों में क्या कॉमन है? ज्वाइंट्स पेन, ज्वाइंट्स पेन। उसी तरह हॉजकिंस लिम्फोमा है या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है तो उसमें लिम्फोमा मिलेगा। तो ये अलग अलग डिजीज में अलग अलग आपको कंडीशन मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशन की या डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? तो डायग्नोसिस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या, एक तो HB लेवल देखते हैं, एक तो HB लेवल देखते हैं। अमूमन ये मोर देन 9 होता है बट लेस देन 12 और 13 होता है। तो सबसे पहले हम HB लेवल देखेंगे जिसमें माइल्ड एनीमिया दिखेगा। दूसरी चीज MCV देखेंगे। MCV अमूमनतः 80 से 90 के बीच दिखेगा। जब CBC कराते हैं तो उसमें MCV भी रहता है, तो मीन कॉर्पसल्स वॉल्यूम वो अमूमनतः 80 से 90 के बीच रहेगा। वहीं हम सेल की मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो सेल की मॉर्फोलॉजी जो होगी वो या तो माइक्रोसाइटिक होगी या फिर नॉर्मोसाइटिक होगी, या तो माइक्रोसाइटिक होगी या फिर नॉर्मोसाइटिक होगी। सेल की मॉर्फोलॉजी देखेंगे RBC के तो वो या तो माइक्रोसाइटिक होगा या नॉर्मोसाइटिक होगा। वहीं सीरम फेरेटिनिन जो करवाएंगे तो सीरम फेरेटिनिन अमूमनतः लेस देन 50 होगा। सीरम फेरेटिनिन अमूमनतः लेस देन 50 होगा। वहीं TIBC अगर करवाएंगे, TIBC यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो वो अमूमनतः लेस देन 300, 50 उसके बाद वहीं अगर सर TIBC कितना बोला? लेस देन 300, लेस देन 300 सीरम TIBC अगर हम देखेंगे तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। वहीं इसका सैचुरेशन देखेंगे, सैचुरेशन जो देखेंगे किसका सैचुरेशन, लेस देन 300 मिलेगा, लेस देन क्या बोली समा? सर किसका सैचुरेशन का है? सैचुरेशन बेसिकली RBC का सैचुरेशन ओके। लेस देन 300। हाँ, और सैचुरेशन जो है बेसिकली RBC का सैचुरेशन परसेंटेज, RBC का सैचुरेशन परसेंटेज देखेंगे वो अमूमनतः 10 से 20% मिलेगा। RBC का सैचुरेशन परसेंटेज जो देखेंगे वो अमूमनतः 10 से 20% मिलेगा। वहीं सीरम फेरेटिनिन, सीरम फेरेटिनिन, सीरम फेरेटिनिन जो है वो हमको 30 to 200 मिलेगा। सीरम फेरेटिनिन जो है वो हमको 30 to 200 मिलेगा। सीरम फेरेटिनिन 30 to 200 मिलेगा। सर अभी आप लेस देन 50 दिखाए हाँ? क्या बोली? थे। सीरम क्रिएटिनिन में सर इससे पहले लेस देन 50 लिखा है आप। वो तो सीरम फेरस है ना, सर फेरेटिनिन ही बोल रहे थे। ये फेरेटिनिन है, वो सीरम फेरस है। अच्छा ठीक है सर, कर देते। तो ये सर TIBC में कितना बोले थे? लेस देन 300 बोला क्या होगा, हो सकता है। ठीक है, तो TIBC से ऊपर की बात कर रहे हो ना? जी, और TIBC में सर कितना? TIBC लेस देन 300 होगा। ओके सर। ओके, तो इसके अलावा आयरन स्टोर्स जो होंगे वो आयरन स्टोर्स इसमें 2 to 4 प्लस में होंगे, 2 to 4। ये
30 to 200 सीरम क्रिएटिनिन 30 to 200। ठीक है, यस सर। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इसके अलावा जो भी एसोसिएटेड डिजीज आपको काउज में लग रहा है, इसके अलावा जो भी एसोसिएटेड डिजीज आपको काउज में लग रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। सपोज करो किसी को सीकेडी है तो केएफटी करवाएंगे, सपोज करो किसी को सीकेडी है तो केएफटी करवाएंगे। इसके अलावा ये यूरिनरी एल्बुमिन चेक करेंगे, माइल्ड ये माइक्रो एल्बुमिनोरिया है कि मैक्रो एल्बुमिनोरिया है या फिर ये। इसके अलावा ये क्या नाम है आपको? सर फर्स्ट पॉइंट क्या बोले हैं? सीकेडी होगा तो केएफटी कराएंगे। केएफटी करवाएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट या आरएफटी भी उसी को कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो केएफटी या आरएफटी करवाएंगे जिसमें यूरिया, केटनीन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये बढ़ा हुआ हमें मिलेगा। यूरिया, केटनीन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा यूरिक एसिड में भी हाई, यूरिक एसिड में भी हाई, कैल्शियम में भी लो, कैल्शियम में भी लो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी प्रेजेंट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी प्रेजेंट। यूरिक एसिड में भी हाई और एक उसके बाद क्या बोले? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कैल्शियम में भी लो एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कैल्शियम में भी लो सर। हाँ में भी लो, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी प्रेजेंट। वहीं अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। हाँ, ये यूरिनरी एल्बुमिन, यूरिनरी एल्बुमिन एंड प्रोटीन चेक करवाएंगे। उसमें हम रूल आउट करेंगे माइक्रो एल्बुमिनोरिया है या मैक्रो एल्बुमिनोरिया है, या फिर बिल्कुल ही लॉस नहीं होगा यूरिन में एल्बुमिन। तो ये करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड या किडनी बायोप्सी करवाएंगे, किडनी बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ये मेनली किडनी बायोप्सी करवाते हैं, रीनल बायोप्सी करवाते हैं। ये इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कि ये ऑटोनोमिक डिजीज की वजह से किडनी डैमेज हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से किडनी डैमेज हो रहा है, ऑटोनोमिक डिजीज डिस्ट्रक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है। इसके लिए हम सर यूरिनरी एल्बुमिन देखने में क्या माइक्रो एल्बुमिनोरिया या मैक्रो एल्बुमिनोरिया, इसके अलावा किडनी बायोप्सी या रीनल बायोप्सी करवाते हैं। इसमें हम बेसिकली इसको रूल आउट करते हैं कि इसको जो है इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी है या फिर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है, इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी है या फिर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है। वहीं अगर किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम आरए फैक्टर करवाते हैं, आरए फैक्टर करवाते हैं। किसी को एसएलई है तो एएनए एंड डीएसडीएनए करवाते हैं, एएनए एंड डीएसडीएनए करवाते हैं। एएनए और डीएसडीएनए। सर ये क्या होता है? एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी,
dsDNA, डबल स्ट्रेंथ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वहीं यस सर। इसके अलावा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो 3 चीजें अमूमनतः क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एनीमिया में करवाते हैं। सबसे पहला सीरम IL-6। सीरम IL-6 सर इससे पहले कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर को एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए सर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो RA फैक्टर करवाएंगे। जी ठीक है। वहीं SLE है अगर तो ANA एंड dsDNA करवाएंगे। dsDNA करवाएंगे। ANA dsDNA, ANA जी dsDNA। DNA। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है तो लिम्फोमा का बायोप्सी करा के हम नतीजे पे पहुंचेंगे। किसी को कोई मैलिग्नेंसीज है तो उस मैलिग्नेंसीज को रूल आउट करने के लिए जो भी टेस्ट मौजूद है, एक तो ट्यूमर मार्कर और दूसरा स्कैनिंग। एक तो ट्यूमर मार्कर और दूसरा स्कैनिंग। इन सब के बीच सबसे पहले और सर ट्यूमर मार्कर के बाद क्या बोले? ट्यूमर मार्कर और दूसरा स्कैनिंग, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब अगर लंग्स का है तो HRCT करवाएंगे, एब्डोमेन का है तो CECT करवाएंगे, वहीं हाइपोपिट्यूटरी ब्रेन का है तो फिर जो है आप MRI करवा सकते हैं। तो स्कैनिंग बेसिकली इसमें इंक्लूडेड, आपको जो लगता है जिस सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ आवाज आ रही है सर। आप जनरल में और क्या करवा सकते हैं, और क्या करवा सकते हैं, तो सबसे पहले सीरम साइटोकाइंस लेवल जो अमूमनतः रेज्ड मिलेगा, सीरम IL-6 जनरल इन्वेस्टिगेशन में एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस के जनरल इन्वेस्टिगेशन में सबसे और क्या करवा सकते हैं, सीरम साइटोकाइंस लेवल। आवाज आपकी नहीं आ रही है सर, कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है, नेटवर्क चेक कीजिए। अब ठीक आ रही है। उसको आ रही थी कट के। अब आ रही है सर, अब सही आ रही है। ठीक है, तो सीरम साइटोकाइंस करवाते हैं जनरल इन्वेस्टिगेशन में क्रॉनिक डिजीजेस के। सीरम साइटोकाइंस, इसके अलावा सीरम TNF अल्फा एंड सीरम IL-6 एंड सीरम IL-6 एंड सीरम IL-6 करवाते हैं। ठीक है, सर PNF अल्फा क्या है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, TNF, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ओके सर। ठीक है, एंड सीरम IL-6, इंटरल्यूकिन 6। ओके, चलो, तो ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। फिर भी अगर काउज और भी कुछ है तो उसके अकॉर्डिंगली, सपोज कोई इन्फेक्शन वाला में तो HIV वन ऑफ द काउज हो सकता है, हेपाटाइटिस B और हेपाटाइटिस C काउज हो सकता है। तो इन्फेक्शन वाले में तो हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C और HIV को रूल आउट कर सकते हैं।
ठीक है, चलो आप बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, चूंकि माइल्ड फॉर्म ऑफ एनीमिया होता है तो मैनेजमेंट इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। मेन जो मैनेजमेंट करना है, जो भी उसका डिजीज है, जो भी उसका डिजीज है उस डिजीज को ट्रीट करना है। जो भी उसका डिजीज है उस डिजीज को ट्रीट करना है। इसके अलावा चूंकि मेनली दो चीजों का इसमें कमी होता है, या दो चीजों में दिक्कत आती है, एक आयरन में, दूसरा एरिथ्रोपायटिन में। एक आयरन में, दूसरा एरिथ्रोपायटिन में, है ना। तो चूंकि बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ एनीमिया है तो वैसी सूरत में पैरेंटल आयरन दे देते हैं, जो कि ओरल फॉर्म में सफिशिएंट है। ओरल फॉर्म में दे देते हैं जो कि सफिशिएंट है। डिफरेंट आयरन हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। तो आयरन रिप्लेसमेंट करते हैं, अब दूसरी चीज जो है कि एरिथ्रोपायटिन की कमी हो रही है। तो एरिथ्रोपायटिन की कमी होने के नतीजे में हम क्या कहते हैं कि एरिथ्रोपायटिन या फिर डायबीपायोटिन देते हैं। एरिथ्रोपायटिन या डायबीपायोटिन देते हैं। ठीक है, एरिथ्रोपायटिन या डायबीपायोटिन देते हैं। अब एरिथ्रोपायटिन या डायबीपायोटिन देने के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोज है। तो लिख लीजिए, डोजेज ऑफ या गाइडलाइन ऑफ एरिथ्रोपायटिन या डायबीपायोटिन। एरिथ्रोपायटिन या डायबीपायोटिन, ठीक है। तो एक टेबल बना लीजिए। टेबल में 3 कॉलम रहेगा और कोई 5-7 जो है ये रहेगा, रो रहेगा। 5-7 रो रहेगा, 3 कॉलम रहेगा। पहले कॉलम में सबसे ऊपर वाले रो में लिखना है इंडिकेशन, दूसरे में आवाज आ रही है ना सब लोगों को? अब आ रही सर। अब आ रही है सर। पहले कॉलम में इंडिकेशन रहेगा, दूसरे कॉलम में ऊपर में एरिथ्रोपायटिन रहेगा और तीसरे कॉलम में डायबीपायोटिन रहेगा। डायबीपायोटिन DARBEPOETIN। एरिथ्रोपायटिन का तो मेरे ख्याल से स्पेलिंग इजी है तो सब लोग लिख ही लिए होंगे। ERYTHROPOITEIN। ठीक है, तो अब लिखते हैं। सबसे पहले अगर इंडिकेशन में कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी किसी को हो रहा है, किसी को अगर कीमोथेरेपी हो रहा है तो वैसी सूरत में एरिथ्रोपायटिन जो देंगे वो 40,000 IU पर वीक देंगे। 40,000 यूनिट पर वीक देंगे। 40,000 यूनिट पर वीक देंगे। पहले ये सब लिख लीजिए, इंडिकेशन वाले सब। अगर किसी को कीमोथेरेपी है तो नंबर 1 में कीमोथेरेपी, नंबर 2 में ड्यू टू एनीमिया ड्यू टू रीनल फेल्योर, नंबर 3 में एनीमिया ड्यू टू HIV, नंबर 4 में एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीजेस, नंबर 5 में एनीमिया ड्यू टू अनविल एक्सेप्ट ट्रांसफ्यूजन, एनीमिया ड्यू टू अनविलिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन। सर नंबर 5 क्या है? सबसे पहला देखिए कीमोथेरेपी। सर नंबर 5 क्या है? बता रहा हूँ, 1 बाय 1 जा रहा हूँ, बाकी लोग को भी
सबसे पहला कीमोथेरेपी, दूसरा एनीमिया ड्यू टू रीनल फेल्योर, एनीमिया ड्यू टू रीनल फेल्योर, तीसरा एनीमिया ड्यू टू HIV और अदर इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, चौथा एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीजेज, एंड पांचवा एनीमिया ड्यू टू एनीमिया ऑफ अनविलिंग टू एक्सेप्ट ट्रांसफ्यूजन, एनीमिया ऑफ unwilling to accept transfusion or major surgery, undergoing major surgery. ये चीज क्या हुआ कि ऐसे किसी को एनीमिया है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसमें इसकी बात नहीं कर रहा, इरिथ्रोपोएटिन की बात कर रहा हूं मैं कि इरिथ्रोपोएटिन किस किस कंडीशन में और कितना दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज में नहीं या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में नहीं। तो इरिथ्रोपोएटिन, तो इसमें यहाँ पे ये जो लास्ट है कि अगर कोई किसी को किसी भी तरह का एनीमिया हो और उसमें अगर इरिथ्रोपोएटिन की जरूरत है, सपोज कीजिए कि किसी को IDA ही है लेकिन अगर उसमें इरिथ्रोपोएटिन की जरूरत है, तो वैसी सूरत में जो है हम दे सकते हैं कि नहीं। वहीं अगर किसी को सेवियर एनीमिया हो दूसरी वजहों से, चाहे वो हेमोलाइटिक वजह हो, चाहे वो प्रोलिफरेशन वजह हो, जो भी हो, दूसरी वजह से सेवियर एनीमिया हो और वो सेवियर एनीमिया इतना हो कि उसको नीडेड हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, लेकिन वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवा सकता, या तो ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर जो है कोई डोनर नहीं मिल रहा हो, ये सारी वजह है। तो अनविलिंग टू एक्सेप्ट ट्रांसफ्यूजन, या फिर कोई इंडिविजुअल जो मेजर सर्जरी के लिए, जैसे सपोज कर किसी को लेप्रोटोमी होना है, किसी को फीमर नेक सर्जरी होना है, तो इन सब में ब्लड लॉस ज्यादा होता है, या कार्डियोथोरेसिक सर्जरी होना है तो इसमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, तो आप सबसे पहले कीमोथेरेपी में 40 इरिथ्रोपोएटिन का लिखिए। कीमोथेरेपी में सबसे पहले 40,000 यूनिट पर वीक, 40,000 यूनिट पर वीक। वहीं अगर रीनल फेलियर की वजह है तो 50 से 150, 50 to 150 यूनिट पर केजी ट्वाइस इन ए वीक, पर केजी ट्वाइस इन ए वीक। 50 से रेनल में फिर से बोल दीजिए सर। रीनल फेलियर वाले में 50 से 150 यूनिट पर केजी ट्वाइस इन ए वीक, सप्ताह में 2 बार, यानी हर 4th डे लेना है। सपोज आज मंडे है, मंडे लिया, ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के फिर थर्सडे लेगा, फिर फ्राइडे सैटरडे छोड़ के फिर वापस से संडे को लेगा, ठीक है, तो ट्वाइस इन ए वीक। ओके, वहीं अगर एनीमिया ड्यू टू HIV इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या अदर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो 100 to 200 IU यूनिट पर केजी थ्राइस इन ए वीक, 100 to 200 यूनिट पर केजी थ्राइस इन ए वीक और ट्वाइस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक और थ्राइस इन ए वीक भी देना पड़ सकता है, ठीक है। वहीं एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीजेज है या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो वैसी सूरत में 150 से 300 यूनिट, 150 से 300 यूनिट पर केजी ट्वाइस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक। वहीं एनीमिया ड्यू टू अनविलिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन या फिर अंडरगोइंग मेजर सर्जरी, उसमें 300 यूनिट
300 यूनिट पर केजी पर डे 1 to 2 वीक, 1 to 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह तक देना है। डेली देना है 300 यूनिट पर केजी के हिसाब से देना है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये हो गया एथोपाइटिन का। अब आ जाए डर्बीपोएटिन। डर्बीपोएटिन में अगर कीमोथेरेपी हो रहा है तो 100 मिलीग्राम पर वीक, 100 मिलीग्राम पर वीक। वहीं अगर रीनल फेल्योर की वजह से है तो 0.45 मिलीग्राम पर केजी पर वीक, 0.45 मिलीग्राम पर केजी पर वीक। ठीक है, यस सर। बाकी तीनों कंडीशन के लिए डर्बीपोएटिन जो है ये अप्रूव्ड नहीं है। बाकी तीनों कंडीशन में डर्बीपोएटिन नहीं दे सकते। सर डर्बी प्रोटीन क्या है? एक ये है, क्या नाम है, एथोपाइटिन स्टिमुलेटर है। ठीक है, तो बाकी तीनों कंडीशन में डर्बीपोएटिन नहीं दे सकते। ओके, फिर अंडरलाइन कॉज और वापस अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करते हैं। ओके फॉर टुडे। यस सर। हेमोलाइटिक एनीमिया पढ़ेंगे कल हम लोग इंशाल्लाह, हेमोलाइटिक एनीमिया पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिकल सेल डिजीज और थैलेसेमिया वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, अटेंडेंस किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है? अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया है तो ठीक, अगर नहीं किया तो दोनों, जो लोग जूम पे है उसमें से भी एक आदमी और जो लोग मीट पे है उसमें से भी एक आदमी रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। हो गया रिकॉर्ड? यस सर, सेंड कर दिया जूम पे।